गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कक्षा 10 सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर 2 बूढ़ी काकी इस लेसन के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। बूढ़ी काकी यह लेसन मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। इस लेसन में गांव, देहात, आस पड़ोस, नगर का सारा चित्र का उन्होंने वर्णन किया हुआ है। इस लेसन में एक बूढ़ी काकी को आधारभूत मानकर सारा का सारा लेसन यहाँ पर रचा गया है। तो सीधा हम मुंशी प्रेमचंद के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। हिंदी के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट लमही नामक गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। शिक्षा काल में वे हिंदी साहित्य प्रेमचंद के नाम से लिखा करते, परंतु उन्होंने अंग्रेजी के साथ साथ उर्दू का भी अध्ययन प्रारंभ किया। प्रारंभ में वे कुछ वर्षों तक स्कूल में अध्यापक के तौर पर काम करते रहे, परंतु कुछ समय बाद वह सब डिप्टी इंस्पेक्टर भी बन गए। तो देखते हैं हम बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी में प्रेमचंद ने ऐसे दयनीय वृद्धों की अवस्था की ओर हमारा ध्यान खींचा है जिसे उपेक्षा मिलती है और जो जीवन के हर क्षण का आनंदपूर्वक उपभोग करना चाहता है। यह मूल कहानी का संक्षिप्त है। वास्तविक में देखा जाता है कि जो बूढ़े वर्ग के लोग होते हैं, उम्र दराज के लोग होते हैं, हर कोई चाहता है कि जवानी में जिस प्रकार मैंने अपनी ज़िंदगी खुशहाली से बिताई है, मरणासन्न की स्थिति में भी मैं अपनी बची कुची ज़िंदगी क्या बिताऊं, आनंदपूर्वक बिताऊं, यह उनके मन की अपनी एक इच्छा होती है। परंतु ऐसा होता नहीं, मात्र उपेक्षा मात्र उनको मिलती है। आनंद तो बहुत दूर की बात है, उपेक्षा भरी जिंदगी पूरी जीने पड़ती है और मरने के समय कोई सहारा बचता नहीं है। तो सीधा हम लेसन देखेंगे। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। यह सत्य बात है कि जब बुढ़ापा आ जाता है तो जिस प्रकार बाल्यकाल की अवस्था में बच्चा जो नादानी करता है, उसी प्रकार बूढ़ा व्यक्ति जो है अपनी इच्छाओं को प्रकट करने का काम किया करता है। इसके लिए बुढ़ापे को बचपन का पुनरागमन कहा गया है और यह बात सत्य है। बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा न और कोई चेष्टा बची थी। बूढ़ी काकी की सारी इंद्रियां जो थी, वह सारी इंद्रियां क्या हो गई थी? शिथिल हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी। इसके लिए उनके शरीर में स्वाद के सिवा अर्थात जीवा के स्वाद के सिवा दूसरी कोई शेष ऐसी कोई साधन बचा नहीं था। अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का उन्होंने एक जरिया खोज निकाला था कि यदि अपने कष्ट प्रकट करना हो तो वो क्या किया करती? रोने के अतिरिक्त और कोई दूसरा सहारा नहीं था। उन्होंने अपना एक सहारा खोज लिया था और वो सहारा क्या था कि बस जो चीज़ चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए, तो वो क्या करती? ज़ोर ज़ोर से रोने लगती। और यही एक उनका सहारा था और एक जरिया था। समस्त इंद्रियां, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। जमीन पर पड़ी रहती और घर वालों कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल नहीं करते, और जो घर के सदस्य थे वो घर के सदस्य उनके इच्छा के प्रतिकूल कोई भी ऐसा काम नहीं किया करते। सदैव उनको अनदेखा करके जो भी काम करते वो सब कुछ उनके प्रतिकूल नहीं होता। भोजन का समय टल जाता या उसकी मात्रा कम हो जाती। जो बूढ़ी काकी का भोजन था, 1 रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी जो भी खाती थी, या तो समय टल जाता भोजन का, या तो भोजन की जो मात्रा थी 1-2 रोटी उसमें भी क्या हो जाती? कम हो जाती। बेचारी लाचार करती तो क्या करती? कोई वस्तु आती और न मिलती तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती। बाजार से कोई वस्तु आती और वह वस्तु उनको नहीं मिलती तो वो क्या करती? ज़ोर ज़ोर से रोने लगती। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था। और जब बूढ़ी काकी रोने लगती, सिसकने लगती, तो वह रोना कोई साधारण रोना नहीं था। वह गला फाड़ फाड़ कर रोती।
और पूरे माहौल को वो क्या करती, जगा देती। इतना आवाज़, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करके वो रोने लगती और यही हरकत उनके घर वालों को अच्छी नहीं लगती थी। उनके पति को स्वर्ग सिधारे बहुत वक्त हो चुका था और बूढ़ी काकी का एकमात्र सहारा था, वह सहारा भी कुछ समय बाद वो क्या हो गया, स्वर्गलोक सिधारा अर्थात मर चुका था। बेटे भी तरुण होकर चल बसे थे और बेटे की अवस्था भी वही हुई कि वो जवानी के अवस्था में, कुछ बेटे जो थे उनके, वह बेटे जवान होकर मर गए। अब एक ही भतीजे के सिवाय और कोई न था और दूर के रिश्तेदारी में एक भतीजे के सिवाय उनका कोई सहारा नहीं था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिखा दी। भतीजे को आधार मानकर उन्होंने सारी की सारी संपत्ति क्या की, अपने भतीजे के नाम पर उन्होंने लिखा दी। बुद्धिराम ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए और उसके भतीजे का नाम था बुद्धिराम। और जब संपत्ति बुद्धिराम के नाम लिखाई जा रही थी तो उन्होंने बहुत बड़े लंबे चौड़े वादे उन्होंने किए थे, किंतु वे वादे सब केवल कुली डेपों के दलीलों के दिखाए हुए सब्जबाग थे और बस वो वादे क्या थे, एक झूठी कहानी घड़ी हुई थी और वो सारी की सारी बातें क्या हो गई, झूठी साबित हो गई। मैं दादी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं दूंगा, दादी को खाने की कमी नहीं होने दूंगा, दादी को वस्त्रों की कमी नहीं होने दूंगा, यह सारी के सारे उन्होंने संपत्ति लिखाते समय उन्होंने जो वादे किए थे वह वादे क्या हो गए थे, एक कुली की भांति जो सब्जबाग होता है, झूठी वादे दिखाकर वो पैसा हड़प लेते हैं और वो लास्ट में रास्ते में ही छोड़कर चले जाते हैं, वैसी उनकी अवस्था हो गई। किसने यह सारा किया? बुद्धिराम ने यह सारा कामकाज किया। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय कम न थी और जो हर साल की जो इनकम थी वह इनकम बुद्धिराम के सिवाय वो संपत्ति साधारण थोड़ी बहुत नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा थी। तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता और इतना सब कुछ होने के बावजूद, पैसा ज़्यादा होने के बावजूद भी बूढ़ी काकी को भोजन बहुत कठिनाई से मिलता। लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। छोटे छोटे बच्चे बूढ़ी काकी को सताया करते, कोई चिट्ठी काटता, कोई कुल्ली करके पानी उसके ऊपर डाल देता और जब बूढ़ी काकी उनके माता पिता से कहती तो माता पिता भी क्या करते, यह सारी बातें देखकर अनदेखा कर कर छोड़ देते। तो बच्चे और भी अधिक चेष्टा उनके साथ किया करते, कोई चुट्टी काट कर भागता तो कोई उन पर कुल्ली करके पानी फेंक देता। काकी चीख मार कर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वे केवल खाने के लिए रोती। मात्र यह सारी बातें जो होती थी वह चुपचाप सह लेती थी, परंतु एकमात्र बात यह थी कि बस केवल वो खाना प्राप्त करने के लिए रोया करती। अतः एवं उनके संताप और अंतर्नाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। सदा सर्वदा बूढ़ी काकी दिन प्रतिदिन दुखी होती। बच्चों के अंतर्नाद से, बच्चों के कष्ट से वो बहुत त्रस्त थी, परंतु कोई माता पिता उसकी तरफ ध्यान देने के लिए तैयार नहीं था। इसके लिए वह अंतर्नाद पर कोई ध्यान नहीं देता, उनके दुख पर, उनकी समस्याओं पर कोई ध्यान देने वाला नहीं था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी का अनुराग था, सारे के सारे परिवार में, बुद्धिराम के परिवार में यदि काकी से कोई स्नेह करने वाला था, काकी से कोई प्रेम करने वाला था, तो वो कौन था? वह बुद्धिराम की एक छोटी लड़की लाडली थी और बुद्धिराम की छोटी बच्ची लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाइयाँ चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती और जो भी बाज़ार से मिठाइयाँ लाते हैं, चबेना लाते हैं, चना वगैरह लाते हैं, वह लाडली क्या करती, भाइयों के डर से वह सारा का सारा सामान लेकर वह बूढ़ी काकी के पास जाकर बैठकर खाया करती। यही उसका रक्षागार थी और वही क्या थी, सक्षम स्थान था, ऐसा जगह था जहाँ पर उसकी रक्षा हो सकती थी। यद्यपि काकी के शरण उनकी लोलुपता के कारण महंगी पड़ती थी और काकी क्या करती, उसका रखवाली करती, काकी उसको, बच्ची को संभालती। इसके लिए कभी कभी क्या होता, उसको महंगा पड़ जाता था और बच्चे उसे और भी सताया करते।
तथापि भाइयों के अन्याय की तुलना में कहीं सुलभ थी, और भाई जो थे उसके अलावा लाडली जो थी बहुत अच्छी थी बूढ़ी काकी के लिए। इस स्वार्थानुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया, और वह कभी कभी क्या करती, अपने स्वार्थ के लिए वह दोनों लड़के क्या करते, अपने माता पिता से बूढ़ी काकी का शिकायत भी कर देते। रात का समय था, बुद्धिराम के द्वार पर शहनाइयाँ बज रही थी, और अभी जो बुद्धिराम के परिवार के 2 लड़के थे वो लड़के अभी क्या हो गए थे, बड़े हो गए थे। अभी वह बुद्धिराम उनकी क्या करना चाहता था, शादी कराना चाहता था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाइयाँ बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था, और गांव के जो बच्चे थे वो सारे के सारे बच्चे इकट्ठा हो गए थे, और जो बुद्धिराम के घर पे जो शहनाइयाँ बज रही थी, गीत बज रहे थे, उस गीत का क्या कर रहे थे, वो रसास्वादन कर रहे थे, अर्थात कानों से सुनकर वह मदमस्त हो रहे थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के का मुखाराम का तिलक है, और बुद्धिराम के लड़के का नाम क्या है, मुखाराम है, और उसका आज तिलक है। यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन का प्रबंध में व्यस्त थी, और जो घर पे मेहमान आए थे इसके लिए बुद्धिराम की औरत का नाम है रूपा, और वह रूपा क्या कर रही थी, मेहमानों के भोजन की व्यवस्था में वो क्या थी, बहुत प्रबल थी या व्यस्त थी, यूँ कहे तो भी चलेगा। भट्टियों पर कढ़ाइयाँ चढ़ाई जा रही थी, और जो चूल्हा बनाया गया था उस चूल्हे पर क्या हो रहे थे, बड़े बड़े तपेलिए चढ़ाए जा रहे थे। एक में पुड़ियाँ कचौड़ियाँ निकाली जा रही थी, एक में पूड़ी तली जा रही थी, तो एक में क्या हो रही थी, कचौड़ियाँ निकाली जा रही थी। एक बड़े पतीले में मसालेदार सब्जी पक रही थी, और एक बड़ा सा पतीला रखा था, उस पतीले में मसालेदार सब्जी रखी हुई थी। घी और मसालों का सुगंध चारों ओर फैला हुआ था। घी का जो सुगंध था, मसालों का जो सुगंध था, चारों ओर फैला हुआ था। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी हुई थी। यह सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन सोच रही थी, इतनी देर हो गई है, कोई भोजन लेकर आया नहीं। शादी का समय है, भोजन पक कर तैयार हो गया है और मेरे लिए कोई खाना लेकर आया नहीं। यह सारी बातें वो मन ही मन सोचने लगी। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं, और वह मन ही मन सोच रही है कि सब लोगों ने क्या किया है, भोजन कर लिया है। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशकुन के डर से वे रो न सकी। अपशकुन होगा, यहाँ खुशी का माहौल है, और यदि मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाऊंगी, बूढ़ी काकी मन ही मन सोच रही है कि यदि मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाऊंगी तो मेहमान लोग भला क्या सोचेंगे, और यह एक अपशकुन है, इसे हमें क्या करना चाहिए, रोक लेना चाहिए। और बूढ़ी काकी रो ना सकी, चुपचाप वह सारा चित्र देखने लगी। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीरें नाचने लगी, और उसके मन में जैसे पूड़ियाँ होती है, वह पूड़ियों की तस्वीर, जैसे उन्होंने जवानी में अपने समय वो पूड़ियाँ बना के खाती होगी, उस समय का चित्र उसके मन ही मन नाचने लगा। खूब लाल लाल फुली फुली नरम नरम होगी, और वह मन ही मन सोच रही है कि किस प्रकार तेल में जब पकाई जाती है तो लाल लाल होगी, फुली फुली नरम नरम होगी। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची का महक आ रहा है, और उसमें से क्या सोच रही है कि अजवाइन डाली जा रही है, उसमें इलायची डाली है, उसका महक क्या है, मेरे नाकों तक आ रहा है। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ लेकर देखती। यदि मुझे एक पूड़ी मिल जाती तो मैं क्या करती, उसको हाथ में लेकर देखती, क्यों न चलकर कढ़ाई के सामने ही बैठ जाऊं। और वह मन ही मन सोच रही है, क्यों ना मैं क्या करूं, कढ़ाई के पास ही जाकर बैठ जाऊं। इस प्रकार का निर्णय करके बूढ़ी काकी उखड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से खचोट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ाई के पास आ बैठी। जैसे तैसे बूढ़ी काकी कढ़ाई के पास आकर बैठ गई। वह मन ही मन सोच रही है कि क्यों नहीं मैं अपने स्वयं ही चली जाऊं, और मैं क्या करूं, वहां कढ़ाई के पास ही जाकर बैठ जाऊं। बूढ़ी काकी उखड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से
चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई वह कढ़ाई के पास आकर बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। यहाँ पर बड़ी दुखद बात को यहाँ पर प्रेमचंद जी ने दर्शाया है कि जिस प्रकार कुत्ता भूखा होता है और सूखी गीली रोटी उसके सामने डाल दी जाती है और वह सूखी गीली रोटी प्राप्त करने के लिए उस पर वह जिस प्रकार झपट्टा मारकर अपना हक जताता है, उसी प्रकार वह कुत्ते के समान खाने के सामने आकर सम्मुख बैठ गई। बुद्धिराम की पत्नी रूपा उस समय कार्यभार में परेशान हो रही थी और अकेली थी रूपा, और वह कामकाज देखने में बहुत व्यस्त थी। इधर उधर घूमती, कभी इधर कमरे में जाती, कभी उस कमरे में, कभी कढ़ाई के पास आती, कभी भंडार में जाती जहाँ पर अनाज वगैरह रखा था, जहाँ पर कमरे थे उस कमरे में जाती, कभी इस कमरे में जाती, कभी भंडार घर में जाती। वे इधर उधर बेचारी अकेली थी, करती तो क्या करती, बेचारी अकेले दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी और बड़ी दुख में थी कि मैं अकेली यह सारा कामकाज क्या कर रही हूँ, संभाल रही हूँ। झुंझलाती थी, कुड़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। उसको मन ही मन बहुत क्रोध हो रहा था, परंतु क्रोध प्रकट करे भी तो किसके ऊपर, वह अवसर न पाती थी। और जब भी उसको अवसर मिलता तो वह क्रोध प्रकट कर ही देती थी। इस अवस्था में उन्होंने बूढ़ी काकी को कढ़ाई के पास बैठे देखा तो वह जल उठी, और जब बूढ़ी काकी को कढ़ाई के पास बैठा तो जिस प्रकार पेट्रोल या केरोसिन में आग का संपर्क मिलने के बाद किस प्रकार वह भभक उठता है, किस प्रकार वह जल उठता है, उसी प्रकार रूपा भी क्या हुई, जल उठी, भभक उठी। क्रोध न रुक सका और उन्होंने क्रोध जो था, सारा का सारा क्रोध उन्होंने क्या किया, रूपा पर, बूढ़ी काकी पर निकाल दिया। जिस प्रकार मेंढक केंचुए पर झपटता है, जिस प्रकार जंगल में हिंस्र पशु क्या करते हैं, अपनी शिकार प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, उस पर झपट्टा मार देते हैं और झपट्टा मारकर पंजे गड़ाकर उसके शरीर में अपना मुंह धंसकर शरीर का खून निचोड़ लेते हैं, उसी प्रकार केंचुए की भांति वह क्या की, बूढ़ी काकी के ऊपर झपट्टा मार दिया। उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, अपशब्द बोली, ऐसे पेट में आग लगे। वह सब जानती थी कि यह सारा का सारा जो पैसा है बूढ़ी काकी का ही है, परंतु यह सब कुछ भूल चुकी थी रूपा, और वह बोल रही है कि ऐसे पेट में आग लगे। पेट है या भांड है, आपका पेट है या मिट्टी का बना कोई घड़ा है कि सदा सर्वदा खाने के लिए ही क्या करती है, रोती रहती है। यह अपशब्द सुनकर बूढ़ी काकी शांत हो गई, किसी भी प्रकार का हलचल ना हुआ। कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुट रहा था, और इतना अपशब्द कहा कि आपको कोठरी में बैठे क्या दम घुट रहा था, आपको जरा भी लज्जा नहीं आई। ऐसे इतने सारे अपशब्द वह बूढ़ी काकी चुपचाप सुन रही थी। अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा है, तब तक धैर्य न हो सका, और उन्होंने झट से जवाब दे दिया, झट से बोल दी रूपा कि अभी मेहमानों ने खाना नहीं खाया है, भगवान को भोग नहीं लगाया है, और आपको जरा भी धैर्य नहीं है, जरा भी रुक नहीं सकती। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। जैसे तैसे बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, सिर उठाकर वह देखा, देखने के बाद चुपचाप वह रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हो गया, आंगन में पतले पड़ गई, मेहमान खाने लगे, और पतीली जो खाना खाने के जो साधन मंगाए थे, पत्तल जो प्लास्टिक के बने होते हैं या पत्तों के बने हुए या केले के पत्तों के बने होते हैं, वो आंगन में पड़ गए। सब मेहमान बैठ गए, मेहमानों के लिए खाना परोसा गया, मेहमान खाना खाने लगे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ चली गई। मन ही मन वो अपने आप को कोस रही थी कि मैं भी कितनी अभागन हूँ, मुझे भी नहीं जाना चाहिए था, मेरी ही गलती है, घर वाले कैसे भला खाएंगे सबसे पहले। और मन ही मन वो सोच रही है कि घर वाले भला कैसे सबसे पहले
खाएंगे, ऐसे वह मन ही मन सोच रही है। अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही है तो जब तक मेहमान लोग भोजन न कर लेंगे, घर वाले भला कैसे खाएंगे। और वह समझदार थी, वह सब कुछ जानती थी। इसके लिए वह मन ही मन बोल रही थी कि घर वाले सबसे पहले नहीं खा सकते हैं। मुझसे इतनी देर भी न रहा गया। और मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ, बूढ़ी काकी मन ही मन बोल रही है कि मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ कि मैंने क्या किया, मेहमान नहीं खाए, भगवान को भोज नहीं लगाया और उससे पहले मैं जाकर वहाँ पर बैठ गई। यह सारी बातें वह मन ही मन सोची और पश्चाताप की ग्लानि में भर गई। अब जब तक कोई बुलाने ना आएगा नहीं जाऊंगी, और जब तक मुझे कोई बुलाने नहीं आएगा तब तक मैं क्या करूंगी, नहीं जाऊंगी। यहाँ पर हम पार्ट 1 रुकेंगे। आने वाले समय में इसका दूसरा भाग और हम देखने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आपको यह लेसन पढ़ना है और अच्छी तरह से आपको इसका अध्ययन करना है। थैंक यू।